वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हम 10वीं विज्ञान के बच्चों को जनरल रसायन विज्ञान का अध्ययन करवा रहे हैं। जनरल रसायन विज्ञान में हमने देखा था कि किसी भी परमाणु का प्रतीक का निर्धारण कैसे होता है, परमाणु की पहचान कैसे की जाती है, परमाणु की संख्याओं का पहचान कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि परमाणु जो होता है उस परमाणु में अपरमाणुक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं, नाभिक और कक्षाएं क्या होती है, और किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, और अंत में टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने संयोजकता। ठीक है बच्चों, इसी में आगे बढ़ते हैं। आज हम रासायनिक सूत्र बनाना। तो बच्चों बात करते हैं रासायनिक सूत्र बनाने की। रासायनिक पदार्थों के सूत्र बनाना। तो बच्चों रासायनिक पदार्थों के सूत्र बनाते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले सर्वप्रथम धनायन का प्रतीक, धनायन का प्रतीक लिखते हैं। इसके बाद ऋणायन का प्रतीक लिखते हैं। ऋणायन का प्रतीक लिखते हैं। फिर तीसरी चीज धनायन एवं ऋणायन की संयोजकता को, ऋणायन की संयोजकता को सरल अनुपात में बदलकर, सरल अनुपात में बदलकर ऋणायन की संयोजकता, ऋणायन की संयोजकता धनायन के प्रतीक, धनायन के प्रतीक के नीचे, धनायन के प्रतीक के नीचे दाईं ओर प्रतीक की राइट साइड में दाईं ओर तथा धनायन की संयोजकता को, धनायन की संयोजकता को ऋणायन के प्रतीक, ऋणायन के प्रतीक के नीचे दाईं ओर लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। प्रतीकों के नीचे चाहे धनायन की संयोजकता ऋणायन के नीचे लिखो और चाहे ऋणायन की संयोजकता धनायन के नीचे, दाईं ओर यानी राइट साइड में लिखनी है, लेफ्ट साइड में नहीं लिखते हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है, चौथी बात आपको याद रखनी है, जब संयोजकता एक होती है तो उसे लिखकर दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है, दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो वापिस बता देता हूं एक बार, किसी भी रासायनिक पदार्थ का भी सूत्र बनाएंगे हम, लेकिन सूत्र बनाने के लिए आपको एक बिंदु ध्यान रखने, एक तो जब सूत्र बनाओगे
तो बच्चों धनायन का प्रतीक पहले लिखोगे, ऋणायन का प्रतीक बाद में। यानी सूत्र से सीधा पता कर सकते हो कि इनमें धनायन कौन है और ऋणायन कौन है। किसी भी रासायनिक सूत्र में जो पहले प्रतीक है वो धनायन है और बाद वाला प्रतीक क्या है, ऋणायन। सूत्र से ये एक अपने को बेनिफिट है। फिर कह रहा है धनायन और ऋणायन के प्रतीक लिख देंगे सूत्र में। अब धनायन और ऋणायन की संयोजकताओं को, उनकी संयोजकताएं जो दी हुई है उनको आप सरल अनुपात में बदलोगे। अगर पहले से सरल अनुपात है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ऐसी संयोजकता है जिसको आप सरल अनुपात में बदल सकते हो तो उसको सरल अनुपात में बदलना है। जैसे अगर मान लो पहले से किसी की 1 और 2 है तो ये तो पहले ही सरल अनुपात है। 1 या 3 है तो भी सरल अनुपात है, 2 या 3 है तो भी सरल अनुपात है। लेकिन मान लो धनायन और ऋणायन की संयोजकताएं आपको 2 और 4 दी हुई है तो इनको सरल अनुपात में बदल देना 1:2, या आपको 2 और 6 दी हुई है तो इनको भी सरल अनुपात में बदल देना। ये अपने को करना है। उसके बाद धनायन जो है उसकी संयोजकता आप ऋणायन के प्रतीक जो है उसके नीचे दाईं तरफ लिखोगे और ऋणायन की संयोजकता को धनायन के प्रतीक के नीचे दाईं ओर लिखते हैं। और संयोजकताओं में प्लस माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि धनायन की संयोजकता प्लस है और ऋणायन की क्या माइनस की, उनकी जगह से पता चल जाती है। अब बच्चों अगर मान लो किसी पदार्थ की संयोजकता 1 है, कोई परमाणु जिसकी संयोजकता 1 है तो आपको 1 उसके नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। जिसके नीचे कोई भी अंक लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब उसका 1 लिखा हुआ है। यह आपको ध्यान रखना है। और लास्ट चीज जो आपको ध्यान देनी है वो और बता देता हूं। अंत में आपको ये ध्यान रखना है यदि आप सूत्र बना रहे हो, सूत्र में यदि ऋणायन कोई परमाणु न होकर यौगिक होता है तो धनायन की संयोजकता उस यौगिक के सभी परमाणु के साथ लिखी जाती है। अगर आपके एक धनायन और एक ऋणायन परमाणु रूप में तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो धनायन के साथ ऋणायन जो है वो कोई आपके यौगिक जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में धनायन की जो संयोजकता होगी उस यौगिक में उपस्थित सभी परमाणु के सापेक्ष, जैसे मान लो सल्फेट है SO4, अब मान लो एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है तो आप 3 ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो 43 हो जाएगा। तो इस पूरे के साथ आएगी, इस प्रकार लिखना आपको। मान लो नाइट्रेट है तो आप इसे लिखोगे, ये ध्यान रखना आपको। तो यह आपके नॉर्मली कोई भी जो पदार्थ है उस पदार्थ का या किसी रासायनिक पदार्थ का सूत्र बनाने के लिए जो आपके 4 या 5 बातें आपको याद रखनी है वो बातें बच्चों, ये 5 बातें एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनको, ये आपको केवल याद रखनी है। अब आप इनके सूत्र बनाते हैं कुछ पदार्थों के। ये ले लिया, जैसे हमने सबसे पहले ले लिया हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद एक ले लेते हैं हम सोडियम ब्रोमाइड, ले लिया। एक ले लेते हैं बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के अतिरिक्त ले लेते हैं हम एल्यूमिनियम सल्फेट, बच्चों एल्यूमिनियम सल्फेट के बाद एक ले लेते हैं हमें अपने, ये ले लिया हमने जैसे लिथियम फ्लोराइड,
क्लोराइड, या ले लेते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। एक ले लेते हैं हम एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम सबसे पहले इन एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये अपने पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो बच्चों क्या होता है, रासायनिक यौगिकों के नाम जो है उन नाम की भी कुछ खास बातें बताता हूं। जब किसी यौगिक का नाम लिखा जाता है, रासायनिक यौगिक का, तो उस नाम में पहले जो नाम होता है वो धनायन का होता है। और वो जो धनायन का जब नाम लिखा जाता है तो धनायन के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, मतलब उसका वही नाम लिखते हैं जो आवर्त सारणी में परमाणु का नाम निर्धारित है। धनायन के रूप में जो परमाणु है, जब उसका नाम लिखेंगे तो उसका नाम बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं, जैसा आवर्त सारणी में आपके लिखा हुआ है वह का वह नाम लिखा जाता है। लेकिन जब ऋणायन का नाम लिखते हैं तो ऋणायन का नाम बदल जाता है। ऋणायन का नाम लिखते समय नाम के अंत में इड या एट आ जाता है। तो देखो ये कह रहा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन नाम का तत्व होता है अपने आवर्त सारणी में 1 नंबर पर आता है, नाम बदला हुआ नहीं है। तो देखो हाइड्रोजन का प्रतीक लिख दिया मैंने H। फिर कह रहा है बच्चों ये आपके क्लोराइड। अब क्लोराइड नाम का कोई तत्व श्रेणी में नहीं है, लेकिन क्लोराइड बना किससे, क्लोरीन से। किससे बना है, क्लोरीन से। और क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है, Cl होता है। ये लिख दिया जैसे मैंने Cl। अब इन दोनों की संयोजकता लिखते हैं हम, क्लोरीन और हाइड्रोजन की संयोजकता है। देखो इधर निकाल लेते हैं एक बार हम। भाई हाइड्रोजन आवर्त सारणी में 1 नंबर पर आता है, और कल हमने देखा था पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं, हाइड्रोजन में तो 1 ही है, तो ये 1 भर दिया। और संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसकी संयोजकता, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। फिर देखो क्लोरीन कितने नंबर पर आता है, 17 नंबर पर। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे, 2 भरेंगे, ये भर दिए बच्चों 2। फिर दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे, 8 भरेंगे, ये भर दिया 8। तो देखो 17 है, 17 में से 2 और 8 यानी 10 भर दिया, शेष कितने हैं, 7। तीसरी कक्षा में कितने भरते हैं, 18, लेकिन अपने पास शेष कितने हैं, 7, तो ये भर दिए 7। अब देखो अगर संयोजी कोष या सबसे बाहर वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की हम चर्चा करें तो वो कितने, 7, यानी संयोजकता इसकी 7 है। लेकिन अगर इसको अष्टक पूरा करना है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1, मतलब इसकी संयोजकता कितनी है, 1। तो यहाँ पर क्लोरीन की संयोजकता कितनी आ रही है, 1। क्यों, क्योंकि इसको अष्टक पूरा करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8, 8। और अष्टक नियम के अनुसार यदि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8, तो वो क्या है, स्टेबल यानी स्थायी। तो संयोजकता इसकी 1 है, ये 1 ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण करने वाले की संयोजकता ऋणायन होती है, ऋणात्मक होती है सॉरी, और वो आयन जो होता है या परमाणु जो होता है वो ऋणायन। तो हाइड्रोजन की तो है 1 प्लस की, और क्लोरीन की है 1 माइनस की। अब बच्चों 1 और 1 का समानुपात 1 ही होता है, और 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए HCl का सूत्र, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या बन गया, HCl। नहीं समझ में आया तो इसको अगले को देखो, ये ले अगले को देखो एक बार आराम से, ये आपको समझना है। जैसे ये समझ में आ जाएगी तो फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों। आपकी किताब में एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर दिए हुए वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये आपके समझ में आती है कल से, तो इसलिए इनको समझ लो। तो देखो सोडियम, सोडियम आवर्त सारणी में आता है 11 नंबर पर, और सोडियम का प्रतीक क्या होता है, ए, लैटिन नाम से लिया गया नेट्रियम से। फिर बच्चों ब्रोमाइड, बच्चों ब्रोमाइड भी अपने आवर्त सारणी में कोई तत्व का नाम तो नहीं है, लेकिन देखो ये लिया कहां से गया है, ब्रोमीन से। 17वें वर्ग का तत्व होता है बच्चों ब्रोमीन, जिसका प्रतीक होता है Br। बच्चों इसके बाद हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तो मैं आपको संयोजकताओं को नॉर्मल तरीके से आवर्त सारणी से याद रखना बताऊंगा। तो बच्चों सोडियम आता है आपके 11 नंबर पर। तो 11 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार होते हैं सोडियम वाले, पहली कक्षा में 2 भर दिए, दूसरी में 8 भर दिए, शेष कितना रह गया, 1।
तीसरी में भर तो 18 आ सकते हैं, लेकिन शेष कितना है 1, तो ये 1 भर दिया। तो संयोजकता सोडियम की तो कितनी होगी 1 होगी। अब बात कर लेते हैं बच्चों ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन बच्चों 35 नंबर पर आता है, और ये कौन से वर्ग का सदस्य है 17वें वर्ग का सदस्य है। और 17वें वर्ग में आते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखो 17वें वर्ग आवर्त सारणी में जो वर्ग बनाए गए वो इस आधार पर बनाए गए कि एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता क्या है समान। तो देखो क्लोरीन की संयोजकता अभी देखी थी हमने -1 है, इसका मतलब क्लोरीन की भी -1, ब्रोमीन की भी -1 और आयोडीन की भी -1 ही होती है। तो देखो सोडियम की 1 और ब्रोमीन की भी 1, तो इनके एक एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होगा आपके NaBr। इसके बाद देखो आगे देख लेते हैं हम, अगला दिया बच्चों आपके मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या दिया हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम आउटसाइड में आता है बच्चों, सोडियम के जस्ट अगला तत्व जो है वो मैग्नीशियम है, यानी 12 नंबर पर। और मैग्नीशियम का सिंबल या प्रतीक क्या होता है बच्चों Mg होता है। क्या होता है Mg, ये लिख दिया साहब Mg। और सिंबल लिखने का तरीका होता है पहला अक्षर सदैव कैपिटल होता है और दूसरा लोअर केस होता है। क्लोरीन क्लोराइड है मतलब क्लोरीन से लिया गया, तो ये लिख दिया Cl। बच्चों मैग्नीशियम 12 नंबर पर आ रहा है, तो वही पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भरोगे 2, दूसरी में 8, शेष कितने रह गए 2, यानी संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, मतलब संयोजकता 2 है। और क्लोरीन की देखो 17वां वर्ग है, और 17वें वर्ग के तत्व जो है उनकी संयोजकता 1 होती है, अभी निकाल कर भी बताई थी। तो मैग्नीशियम की तो 2 है, क्लोरीन की 1। अब धनायन की संयोजकता ऋणायन के नीचे, ऋणायन क्लोरीन है, इसके नीचे दाईं ओर लिख दो, ये लिख दी साहब क्लोरीन की 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया आपके MgCl2। फिर इसके बाद आते हैं बच्चों एल्यूमिनियम सल्फेट पर। किस पर आते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखो जो एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें तो एल्यूमिनियम का प्रतीक Al होता है, आवर्त सारणी में 13 नंबर पर आता है। तो इसमें देखें तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आप 2 भर दो, दूसरी में 8, शेष कितने रह गए 3, तो तीसरी में 3 भर दो आप। ठीक है, अब अपने पास इसके बाद आगे देखें हम, तो अपने पास क्या दिया हुआ है सल्फेट। तो सल्फेट का फॉर्मूला SO4 होता है बच्चों। सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है SO4। और सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है -2। अभी बताता हूं कैसे, एक बार पहले इसका सूत्र बना लेते हैं। तो देखो इसकी तो आ गई -2, इसकी है प्लस की 3। तो एल्यूमिनियम का प्रतीक Al, सल्फेट का SO4। सल्फेट की 2 एल्यूमिनियम के नीचे लिख दो, और एल्यूमिनियम की 3 है सल्फेट के नीचे, तो ये लगाया कोष्टक और ये लिख दी 3। ये बन जाएगा बच्चों आपके एल्यूमिनियम सल्फेट। एक बार इन तीनों का स्क्रीनशॉट लो देखें। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों सल्फेट की। एक बार सल्फेट कैसे बना, तो देखो बच्चों सल्फेट का निर्माण कैसे हुआ ये देख लो एक बार आप। तो जो सल्फेट जो होता है वो सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बनाया हुआ है, और सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ही वर्ग संख्या 16 के सदस्य हैं। इसके 16वें वर्ग के सदस्य हैं, 16वें वर्ग के सदस्य हैं। और 16वें वर्ग के जो सदस्य होते हैं इनके संयोजकों में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो सल्फर के संयोजकों में अपने 6 इलेक्ट्रॉन भरता हूं मैं, ये सल्फर और इसके संयोजकों में ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिया जैसे मैंने इस प्रकार। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के भी संयोजकों में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये ले लिया बच्चों मैंने ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के संयोजकों में मैंने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। एक बार देखो ऊपर वालों को बिठा देते हैं, इनको बिठा देता हूं। अब अपने पास ऑक्सीजन सल्फेट में 4 रखने, तो देखो एक ऑक्सीजन ये ले लिया, इसके संयोजकों में भी ये इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने 6। एक ऑक्सीजन यहाँ ले लिया, इसके संयोजकों में भी इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने ये 6। और एक ऑक्सीजन ये ले लिया, इसके संयोजकों में भर देता हूं मैं ये 6 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। अब देखो इन ऑक्सीजनों को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 2 8, सल्फर को भी 2 ही चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये इसका अष्टक पूरा हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इसका अष्टक पूरा हो गया। अब यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, और सल्फर के संयोजकों में देखो इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, यह आपके प्रस्तावित अष्टक का गुण दर्शाता है सल्फर। अब देखो ऑक्सीजन में 2 का अष्टक तो पूरा हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 तो खुद के थे और 2 सल्फर से ले लिए, ये 6 तो खुद के, 2 सल्फर से 8 हो गए। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 ही है, मतलब इसको संयोजकता पूरी करने के लिए अभी भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसी प्रकार ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो -1 और -1 कितने माइनस हो गए, -2। इसलिए SO4 या सल्फेट का ऑक्सीकरण कितना होता है, -2। ये भी आपको पढ़ाएंगे पाठ संख्या 4 में, सहसंयोजक बंध और उसमें आपके कैसे सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट। बात करते हैं बच्चों लिथियम फ्लोराइड। तो बच्चों देखो लिथियम हाइड्रोक्साइड में पाया जाता है, प्रतीक होता है लिथियम का आपके Li। 3 नंबर पर आता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, दूसरी में ऑटोमेटिक 1 भरा जाएगा, तो संयोजकता 1 हो गई। फ्लोराइड 9 नंबर पर आता है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर दो, 2, दूसरी में 7। अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, मतलब इसकी संयोजकता -1। तो दोनों की फ्लोराइड फ्लोरीन से बना, तो ये F लिख दिया। दोनों की संयोजकता 1 है और 1 दर्शाने की जरूरत नहीं है, तो ये बन गया आपके लिथियम फ्लोराइड LiF। अब बात कर लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर प्रतीक होता है बच्चों Ag, यह आपके 47 नंबर पर आता है। और नाइट्रेट की बात करें तो बच्चों नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3 और इसकी संयोजकता -1 होती है, ये यौगिक है। तो देखो Ag का प्रतीक, सिल्वर का प्रतीक Ag लिख दिया और नाइट्रेट का सूत्र NO3 लिख दिया, और दोनों का ही ऑक्सीकरण, इसका +1 होता है, इसका -1, तो दोनों का सूत्र ये हो गया। सेम जैसे हमने SO4 बनाया था वैसे आपको NO3 बनाना है। नाइट्रोजन के संयोजकों में 5 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 तो अष्टक पूरा कर लेंगे और एक ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए तो ये बन गया आपके सिल्वर नाइट्रेट। फिर इसके बाद लास्ट देख लेते हैं बच्चों एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो एल्यूमिनियम का प्रतीक यहां देखा था हमने Al होता है, ये लिख दिया साहब Al। नाइट्राइड बच्चों नाइट्राइड आया है नाइट्रोजन के अंत में इड लगने से, तो नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N, ये लिख दिया। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है, नाइट्रोजन देखो अपने 7 नंबर पर आता है, पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 5। तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जो ग्रहण करता है उसका ऑक्सीकरण की संयोजकता ऋणात्मक हो जाएगी। तो एल्यूमिनियम की भी 3, नाइट्रोजन की भी 3, तो दोनों का सरल अनुपात बनाए तो 1:1 हो जाएगा। तो ये आपके एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बन गया AlN। इसका स्क्रीनशॉट 1 मिनट रुको, इसको मिटा देता हूं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो इन सूत्रों का। तो ये बच्चों आपके हो गए रासायनिक यौगिक और रासायनिक यौगिकों से सूत्र बनाना। इस प्रकार आप सूत्र बना सकते हो। आपको आज होमवर्क बताता हूं, सब बच्चों के लिए आज का होमवर्क क्या है। आज आपको होमवर्क में जो करना है बच्चों, आज आपके लिए जो होमवर्क होगा वो आपको प्रत्येक बच्चे को 10th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आवर्त सारणी पढ़नी है। आपके आवर्त सारणी 1 से लेकर और 30 तक की आवर्त सारणी आप याद करना। बाकी तो मैं पूरी आवर्त सारणी आपको याद करवा दूंगा, लेकिन 1 से 30 तक की आवर्त सारणी आपको आज याद होनी चाहिए, ताकि आप प्रतीकों की पहचान कर सको और उनकी संयोजकताएं भी निकाल सको। वरना आपको पूरी आवर्त सारणी में कंप्लीट याद करवाऊंगा। ये आज आपका होमवर्क रहेगा। तो ये तो था बच्चों आपके नॉर्मली जो यौगिक है उन यौगिकों का निर्माण, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने चैप्टर वाइज, इसके हिसाब से अपने पाठ के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों क्लास 10th की गए हम।
और 10th क्लास में एनसीईआरटी पैटर्न की बात करें, एनसीईआरटी इस पैटर्न की बात करें, जो अपने चैनल का नाम भी इसी से रिलेटिव है, तो आपके पहला चैप्टर जो है वो है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब अपने जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, एक तो प्रतीक आपको मैंने पढ़ाया ये पता होना चाहिए, एक तत्वों की संयोजकता मैंने आपको पढ़ाई है, ये संयोजकता आपको आनी चाहिए, और इनके अलावा एक आपको रासायनिक यौगिकों के सूत्र बनाने आने चाहिए। रासायनिक यौगिकों के फॉर्मूले या सूत्र यह आपको आने ही चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपको आ रही है तो 10th क्लास में केमिस्ट्री के जो आपके 5 चैप्टर है उनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो देखो अपने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की बात करें तो सबसे पहले देखो रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। तो वो जो पदार्थ जो पढ़ा हमने जो पदार्थ पढ़ा था, इस पदार्थ के गुण जो होते हैं, पदार्थ के गुण जो होते हैं, इन गुणों को 2 भागों में बांटा जाता है बच्चों। पदार्थ के गुणों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। एक तो होते हैं रासायनिक गुण और एक होते हैं बच्चों भौतिक गुण। पदार्थ के जितने भी गुण होते हैं इन समस्त गुणों को 2 भागों में बांट देते हैं, रासायनिक गुणों में और भौतिक गुणों में। अब पहले देखते हैं कि रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या होते हैं। और सबसे पहले मैं पदार्थ के गुण लिख देता हूं सारे, मैं आपके सारे गुण लिख देता हूं एक बार, यहां लिख देता हूं मैं गुण। गुण में आपके आ जाता है बच्चों रंग आता है, गंध, अवस्था, गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, चालकता, अपवर्तनांक, दहन, ऑक्सीकरण, अपचयन, विस्थापन, अवक्षेपण, ये बच्चों अपने पदार्थों के गुण होते हैं। ये कुछ गुण और भी अपने, तो ये पदार्थों के गुण है। और पदार्थ के जो गुण है जिनसे पदार्थ का हम अध्ययन करते हैं या पदार्थ को पहचानते हैं, उन गुणों को 2 भागों में बांटा गया, रासायनिक गुण और भौतिक गुण। पहले बात करते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुणों की। तो भौतिक गुणों से अपना मतलब क्या है? ये जो गुण लिखे हुए इन गुणों की बात करें, इनको सुनना। पदार्थ के भौतिक गुण से मतलब होता है ऐसे गुण जिनको ज्ञात करने हेतु पदार्थ के संगठन में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी पदार्थ के जिन गुणों को आप बिना पदार्थ का संगठन बदले ज्ञात कर सकते हो। जैसे कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का रंग बताना है, जैसे मैंने जो टी शर्ट पहन रखी है इसका रंग बताना है, तो इसके लिए टी शर्ट का संगठन बदलने की आवश्यकता थोड़ी है। तो किसी भी पदार्थ का आप रंग बिना संगठन बदले बता सकते हो। मतलब यहाँ पर रंग क्या है? एक आपके भौतिक गुण हुआ। फिर इसके बाद गंध, तो किसी पदार्थ की दुर्गंध या सुगंध उसको केवल सूंघ के बता सकते हो, उसके अंदर बदलाव करने की जरूरत नहीं है।
तो ये भी इसका क्या है, भौतिक गुण। ऐसे पदार्थ ठोस है, द्रव है या गैस, ये बताने के लिए उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है ना, मतलब ये भी क्या आपके पदार्थ का एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। बच्चों गलनांक, कोई पदार्थ है तो वो कितने डिग्री तापमान पर गल रहा है, तो ये बताने के लिए भी उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है। क्वथनांक, वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा या कितने डिग्री पर जमेगा, ये बताने के लिए भी उसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें विद्युत का चालन का गुण है या नहीं है, ये बताने के लिए भी उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। और एक होता है अपवर्तनांक। तो जो अपवर्तनांक में आप, अपवर्तनांक से मतलब क्या है भाई, अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश जो होता है वो किसी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जा रहा है तो थोड़ा घूम जाता है, तो कितने डिग्री पर घूम रहा है उस कोण का मान अपवर्तनांक है। तो ये बताने के लिए भी पदार्थ का संगठन बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके वो गुण है जिन्हें ज्ञात करने के लिए पदार्थ के संगठन में बदलाव करने की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा होता है तो रासायनिक गुण। ऐसे गुण जिन्हें या जिनको ज्ञात करने हेतु पदार्थ का संगठन बदलना पड़ता है, संगठन बदलना पड़ता है। अब देखो, पदार्थ के जिन गुणों को ज्ञात करने के लिए अगर संगठन बदलना पड़ रहा है वो रासायनिक गुण। अब किसी पदार्थ का दहन, और वो दहन का मतलब होता है वायु में जलना। अब कोई पदार्थ वायु के साथ क्रिया करेगा, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो ये जो दहन है आपके, दहन इसी प्रकार ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना भी होता है, हाइड्रोजन का निकलना भी होता है, धन विद्युती का निकलना, ऋण विद्युती का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन त्यागना, ऑक्सीकरण बढ़ना, अपचयन, इनके अपोजिट क्रिया, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, धन विद्युती का जुड़ना, ऋण विद्युती का निकलना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ऑक्सीकरण में कमी होना। और इसके अलावा विस्थापन, किसी पदार्थ को जैसे जिंक सल्फेट में कॉपर डालेंगे तो बदलाव नहीं होगा, लेकिन कॉपर सल्फेट में जिंक डालेंगे तो बदलाव होगा। बदलाव होगा मतलब रासायनिक गुण है। और अवक्षेपण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अवक्षेप बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो वो तो प्रोडक्ट बनने के बाद पता चलेगा। तो ये वो गुण है जिन गुणों को ज्ञात करने के लिए पदार्थ का संगठन बदलना पड़ता है। और बच्चों रासायनिक गुण और भौतिक गुणों में परिवर्तन के आधार पर ही रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। तो भौतिक गुण जब ज्ञात करते हैं या पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव होता है तो उसमें नए गुण आए, जरूरी नहीं है, या नए गुण नहीं आते केवल भौतिक गुण बदलते हैं। लेकिन जब पदार्थ में रासायनिक गुण उत्पन्न होते हैं या रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें एक नया पदार्थ बनता है, जिसके बारे में हम पहले चैप्टर में कल से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।